जय भीम साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि संविधान तो संविधान सभा ने बनाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में भी 7 अन्य सदस्य थे, तो सिर्फ अंबेडकर साहब का ही नाम क्यों लिया जाता है संविधान निर्माण के विषय में। तो इस वीडियो में इसी बात पर विस्तार से चर्चा करेंगे और सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे कि संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कितना महत्व रहा और बाकियों का कितना महत्व रहा। आपको बता दें कि देश आज़ाद होने के बाद भारत को अपना संविधान होने की जरूरत महसूस हुई। एक ऐसा संविधान जो अनेकता में एकता बनाकर रख सके, अलग अलग जाति धर्म के लोग, अलग संस्कृति और भाषा वाले लोगों को एकजुट रख सके, ऐसा संविधान भारत को चाहिए था। तो संविधान बनाने की जिम्मेवारी संविधान सभा को दिया गया। इस संविधान सभा की अलग अलग समितियां थी और इसी समितियों में एक प्रारूप समिति भी थी जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर समेत 7 अन्य सदस्य थे। प्रारूप समिति को संविधान निर्माता समिति भी कहा जाता है क्योंकि संविधान निर्माण करने की सबसे ज्यादा जिम्मेवारी प्रारूप समिति का ही था, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। पर सवाल यह है कि संविधान सभा की ज्यादातर बैठकों में औसतन 300 सदस्य मौजूद थे और सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त था, तो फिर डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता है। संविधान का निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ही थे। ये बात सिर्फ अंबेडकरवादी लोग ही नहीं बल्कि संविधान सभा के सदस्यों ने भी स्वीकारा है। संविधान सभा ने भी इस बात को स्वीकार किया कि डॉक्टर अंबेडकर, जो कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसकी जिम्मेवारी संविधान का लिखित प्रारूप प्रस्तुत करना था। कहने को तो उसमें कुल 7 सदस्य थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा किसी भी अन्य सदस्य ने अपनी रुचि नहीं दिखाई। संविधान सभा के प्रारूप समिति के एक सदस्य टीटी कृष्णमाचारी ने संविधान को अंतिम रूप देने में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को दर्शाते हुए नवंबर 1948 में संविधान सभा के सामने कहा कि संभवतः सदन इस बात से अवगत है कि आपने प्रारूप समिति में जिन 7 सदस्यों को नामांकित किया है उनमें से एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह अन्य सदस्य आ चुके हैं। एक सदस्य की इसी बीच मृत्यु हो चुकी है और उसकी जगह कोई नए सदस्य नहीं आए हैं। एक सदस्य अमेरिका में थे और उनका स्थान भी नहीं भरा गया। एक अन्य व्यक्ति सरकारी मामलों में उलझे हुए थे और वह अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे थे। 1-2 व्यक्ति दिल्ली से बहुत दूर थे और संभवतः स्वास्थ्य की वजहों से कमेटी की कार्यवाहियों में हिस्सा नहीं ले पाए। सो कुल मिलाकर यही हुआ कि इस संविधान को लिखने का भार डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर ही आ गया। मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं कि हम सबको उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इस जिम्मेवारी को इतने सराहनीय ढंग से अंजाम दिया। संविधान के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका पर शक करने वालों को प्रारूप समिति के कार्यों और उनके जिम्मेवारियों को एक बार फिर से देखना चाहिए। यह समिति सिर्फ संविधान के शुरुआती पाठ को लिखने के लिए ही जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि उसको यह भी जिम्मेवारी सौंपा गया कि वह विभिन्न समितियों द्वारा भेजे गए अनुच्छेदों के आधार पर संविधान का लिखित पाठ तैयार करे, जिसे बाद में संविधान सभा के सामने पेश किया जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन चंद लोगों में शामिल थे जो प्रारूप समिति के सदस्य के साथ साथ शेष 15 समितियों में 1 से अधिक समितियों के सदस्य थे। संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर की राजनीतिक योग्यता और कानूनी दक्षता को देखते हुए उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। संविधान को लिखने, विभिन्न अनुच्छेदों या प्रावधानों के संदर्भ में उठने वाले प्रश्नों का जवाब देने और कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में संतुलन कायम करते हुए संविधान को भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका रही।